स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है BEGE 142। ये है हमारा जून का पेपर, टर्म एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये BA जनरल वालों का और जिनके पास ऑनर्स है उन दोनों का पेपर है। ये अंडरस्टैंडिंग ड्रामा हमारे पेपर का नाम होने वाला है। मतलब 3 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 100। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि नोट की। इसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन करने हैं आपने। ठीक है, इंटरनल चॉइस दी हुई है, मतलब और करके। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो पहला क्वेश्चन है ना, पैटर्न सेम रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो पैटर्न में ये क्वेश्चन पेपर होगा वही सेम पैटर्न आपको एग्जाम में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट का आता है। इसमें से जो मेन जो जितने भी दिए हुए हैं ना, इनमें से कोई 4 करने हैं। 200 वर्ड्स में आपने लिखना है, ये वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। तो इसमें से जो मेन आते हैं ना, जो मोस्टली जिनके चांसेस होते हैं और जो मोस्टली आते भी हैं, वो ट्रेजिडी होता है। एक तो हिस्ट्री प्ले, पोइटिक ड्रामा, ग्रीक थिएटर और कॉमेडी, ये होता है। ये अगर आप इसको आप करना चाहो अपनी नॉलेज के लिए, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर नॉलेज, कि मुझे अपने लिए पढ़ना है चाहे पेपर में आए या ना आए, तो आप इसको करके जा सकते हो। लेकिन जो अगर मैं पिछले 5 से 6 साल के जो क्वेश्चन पेपर जब मैंने स्टडी किए हैं, तो उसमें मेरे को जो चीज़ कॉमन मिली है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो जो मेन चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे ट्रेजेडी, हिस्ट्री प्ले हो गया, पोइटिक ड्रामा और ये सब, तो इन्हीं को मैं अभी डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि ट्रेजेडी क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम ट्रेजेडी के बारे में। ठीक है, कि ट्रेजेडी क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेजेडी होता क्या है। देखो, ट्रेजेडी का जो सीधा सीधा मीनिंग है कि अ सीरियस प्ले दैट हैज़ अ सैड एंडिंग। सैड एंडिंग मतलब एक ऐसा प्ले, एक ऐसा सीरियस प्ले, ठीक है, जिसमें कॉमेडी वगैरह कुछ नहीं होती है, बट जिसकी जो एंडिंग होती है वो सैड होती है, मतलब एक दुख भरी एंडिंग होती है उसकी। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेजेडी। यानी कि जैसे आपने बहुत तरह के नाटक पढ़े होंगे अभी तक, है ना, जो जैसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उनके जो मोस्टली नाटक होते हैं ना या प्ले होते हैं, उनमें जो एंडिंग होती है वो काफ़ी जो है वो थोड़ी सी सैड होती है ना। आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें तो ये पता चल ही गया होगा। जैसे मैकबेथ स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें भी उनकी जो स्टोरी है, जो स्टोरी की जो एंडिंग होती है, उसमें जो हीरो होता है वो मर जाता है। तो आपने, और रोमियो जूलियट, उसकी स्टोरी में भी जो हीरो है उसमें जो भी एंडिंग होती है वो मतलब अच्छी नहीं होती, यानी कि हैप्पीली नहीं होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये होगी, इसमें जो हीरो होता है ना, वो एक तरह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स को फेस करता है हीरो। ठीक है, और लास्ट में वो क्या होता है कि मर जाता है। तभी तो जो एंडिंग होती है वो सैड हो जाती है ना। मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी वो लास्ट में उसको हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती है। तो इस तरह की जो कहानियाँ होती है ना, जो नाटक होते हैं, इस तरह की जो स्टोरीज हो गई या प्ले हो गए, ठीक है, तो उस इसलिए उसको ट्रेजेडी बोला जाता है। ठीक है, जिसकी सैड एंडिंग होती है, हीरो जो है प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद मर जाता है। तो जितने भी स्टोरीज और प्ले होते हैं जिनमें इस तरह का एक जो सीक्वेंस होता है, उसी को बोलते हैं ट्रेजेडी। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है वो है हिस्ट्री प्ले का। तो हिस्ट्री प्ले क्या होता है, तो यहाँ पे मैं अभी हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री प्ले। ठीक है, हिस्ट्री प्ले क्या होता है, ये यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है, तो पढ़ लेना। अ हिस्ट्री प्ले दैट इज़ हिस्ट्री प्ले इज़ अ प्ले दैट टेक्स प्लेसेस इन द पास्ट एंड फीचर्स कैरेक्टर हु लिव्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड और हु हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हु वुड हैव लिव्ड एट दैट टाइम। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। चलिए इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ कि जो ये हिस्ट्री प्ले जो होती है ना, इस एक तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो पीछे की जो कहानी होती है, पास्ट की जो स्टोरीज होती है ना, उनके बारे में उन, या फिर ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जो पास्ट की जो कहानियाँ, यानी कि बहुत तरह के नाटक ना ऐसे भी लोग प्रेजेंट करते हैं जो कि पास्ट की घटनाओं को दिखाती हैं। जैसे कुछ कुछ ट्रू स्टोरीज भी होती हैं जो जो लोग एक तरफ से अपनी आने वाली जनरेशन को, है ना, दिखाना चाहते हैं, या फिर जो लोग पीछे वाली चीज़ों को जानना चाहते हैं, जो हिस्ट्री में जो चीज़ें हो चुकी हैं ना इतिहास में, उन चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है हिस्ट्री प्ले किए जाते हैं। ठीक है, तो इन प्ले की ना एक जो खास जो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है कि जो पीछे की जो पास्ट की चीज़ों को लेकर होता है। सेम टाइम पर क्या किया जाता है कि पहले जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है या कुछ अच्छे और वैल्यू ऐड किए हैं सोसाइटी में, लोगों के जीवन में, तो उनसे लोगों को सीखना चाहिए। इस तरह के कैरेक्टर को ये प्रेजेंट करते हैं, जिन लोगों से हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो लोगों के सामने ना ये उनके बारे में
ये सारी चीज़ें बताने के लिए प्ले करते हैं ताकि उनके बारे में पता चले और उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हम अपने अंदर अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से उस चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें। ये हो गया। और फिर समाज को भी कुछ अच्छा सा या जो प्ले के फॉर्म में है ना, ये जो अभी जो ये प्ले जो हम पढ़ रहे हैं, तो प्ले के फॉर्म में उस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है, उसे ही आप सिंपली समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि आप नोट कर लेना कि जो शेक्सपियर ने जो लिखा है कि हेनरी फोर्थ का एक नॉवल है जो कि हिस्ट्री प्ले माना जाता है, ठीक है, हेनरी नॉवल, ठीक है, इनका एक प्ले है जो हिस्ट्री प्ले माना जाता है और इसे ना ग्रेटेस्ट प्ले भी माना जाता है। तो शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया है। और वैसे भी आप जब नाटक का अब जब भी देखोगे तो शेक्सपियर का नाम तो आता ही है। अगर प्ले का नाम आ गया तो प्ले मीन्स शेक्सपियर का तो आता ही है नाम, ठीक है ना। तो इनका एक बहुत ही फेमस एक तरह से हिस्ट्री प्ले है, तो वो ये जो हेनरी नॉवल है, इसका नाम याद कर लेना जब भी अगर आपको ये आता है, ये अगर हिस्ट्री प्ले के बारे में आता है तो इसको आप ज़रूर मेंशन कर देना उसमें, ठीक है। हेनरी फोर्थ। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं हम, पोइटिक ड्रामा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पोइटिक ड्रामा के बारे में बात करें, पहले तो इसके नाम को ही समझ लो तुम, पोइटिक ड्रामा, या फिर इसको ड्रामेटिक पोइट्री भी बोली जाती है कि पोइट्री के साथ साथ पोइट्री प्लस एक्टिंग, ठीक है। ड्रामा मीन्स एक्टिंग जो होती है, तो पोइट्री और एक्टिंग एक साथ, ठीक है, पोइटिक ड्रामा। तो इसकी मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इट्स अ फॉर्म ऑफ दैट इज़ रिटन इन वर्ड्स, कि एक ऐसी लेखनी जिसमें जो लिखी जाती है एंड मीन टू बी रिसाइटेड इन पब्लिक और एक्टेड आउट। मतलब रिसाइट क्या होता है, गाना, जैसे हम गाना गाते हैं ना, जैसे जितने भी गाने होते हैं जो बनते हैं, जो तुम लोग जिनको जानते हो, जो भी गाने, तो दोज आर एक्चुअली पोइट्री बट विद म्यूजिक, विद रिसाइटिंग, विद सम रिटन वर्ड्स, और तो वो क्या बन जाते हैं, वो गाने बन जाते हैं। तो पब्लिक और एक्टेड आउट, ठीक है। ड्रामेटिक पोइट्री इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्पीचेस। ड्रामेटिक पोइट्री जो होती है वो या तो लॉन्ग स्पीच की फॉर्म में होती है, ईदर टू अनदर एक्टर, एक एक्टर से दूसरे एक्टर, मतलब आपस में दो जने जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो रिसाइट भी कर रहे हैं, वो एक्टिंग भी कर रहे हैं और डायलॉग भी बोल रहे हैं इन अ रिसाइटिंग फॉर्म। द ऑडियंस और वन सेल्फ बाई म्यूजिक अलाउड, मतलब म्यूजिक के साथ साथ, बात वही हो गई ना, गाने जैसे होते हैं कि एक जो है वो पोएम को जो रिसाइट कर रहा है और दूसरा प्लस म्यूज़िक, तो ये हो गया म्यूज़िकल पोइट्री हो गई, या इसको आप पोइटिक ड्रामा भी बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया। बाकी जो आप इसको थोड़ा सा और अगर मैं बताऊँ तो इट्स थिएट्रिकल जैनर, ठीक है, विच कंबाइंस ड्रामा और पोइट्री। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें ना, ड्रामा प्लस पोइट्री, इस दोनों चीज़ों को क्या करती है, कंबाइन कर देती है। जिसका मेन फीचर क्या होता है कि इसमें डायलॉग्स की बजाय ना, मतलब डायलॉग बोलने की बजाय क्या होता है, या कह लो कि संवाद, डायलॉग को संवाद ही बोलते हैं ना, ये बोलने की बजाय इसमें होता क्या है, उसमें कविता बोली जाती है, पोएम बोली जाती है, ठीक है, जिसमें एक्टिंग भी होती है, ठीक है। और ड्रामा एक्टिंग की बात है, प्लस पोइट्री, मतलब उसमें डायलॉग नहीं होते, डायलॉग की जगह वो लोग कविताएं बोलते हैं और पीछे चलता है साथ साथ लाउड म्यूजिक। ये हो गया पोइटिक ड्रामा। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे पोइटिक ड्रामा आर ऑफन रोमांटिक इन स्पिरिट विद आइडियलिस्टिक और सिम्बॉलिक थीम्स, ठीक है ना। मेनली तो ये जो है वो रोमांटिक इनकी थीम होती है, उस पर तो गाने वाने पोएम होती हैं। फिर वर्सेस फॉर्म, वर्स फॉर्म क्या होती है, वर्स फॉर्म, इसको इसमें आप बोल सकते हो कि पोइटिक ड्रामा रिटन इन ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स, ये आपको ना याद रखनी पड़ेंगी वहाँ पे लिखने के लिए। फिर म्यूजिकल पैटर्न हो जाता है, मैं म्यूजिकल पैटर्न ऑफ द पोइटिक ड्रामा इज ए बाइंडिंग फोर्स हो गया, इमेजिनरी, भाई पोइटिक ड्रामा इज इमेजिनरी, वो तो है ही, इसमें काल्पनिक होता है, ठीक है। फिर मिथ, द सब्सटेंस ऑफ पोइटिक ड्रामा इज ए मिथ, मिथ तो होता ही देखो, क्योंकि ये तो कल्पनाएं है ना, ड्रामा हम अपनी कल्पनाओं से तो लिखते हैं ना, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा। फिर है ग्रीक थिएटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना मत, इस पर शॉर्ट नोट भी आ गया और इस पर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए ग्रीक ड्रामा के बारे में, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो ग्रीक ड्रामा जो होता है, ग्रीक ड्रामा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनका ना थोड़ा सा अपना एक स्टाइल होता है कि देखो ग्रीक थिएटर, पहले तो मैं बता दूं, ग्रीक थिएटर जो होता है ना, ये लोग अपने एक्टिंग को प्रेजेंट करते हैं जहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर ना एक तरह से लिमिटेड नंबर होते हैं,
नंबर ऑफ़ पीपल, तो वो ज़्यादा एक्ट्रेस को एक तरह से इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। उसमें ज़्यादा एक्टर्स नहीं होते हैं, बल्कि लिमिटेड होते हैं उसमें, ठीक है। बट अच्छे से वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। एक तरह से वो ना एक ट्रेजेडी टाइप की एक्टिंग होती है इसमें ना, थोड़ा सा ट्रेजेडी टाइप का ये लोग एक्टिंग करते हैं इसमें। और जो थीम होती है वो भी ट्रेजेडी बेस ही होती है, जो एक्टिंग होती है, यानी कि जो कहानी होती है ना उसको प्रेजेंट करते हैं। सेम टाइम पर वो कॉमेडी टाइप की भी जो चीज़ है उसे प्रेजेंट करते हैं। और वो जैसे पीछे की जो कहानी, यानी कि पिछली जो घटनाएं होती थी ना, यानी जो पीछे जो पास्ट में जो ऐतिहासिक जो कहानियाँ होती थी, उसको एक तरह से अपनी थिएटर में, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस में ये लोग उसमें एक्टिंग के ज़रिए इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ जैसे अगले टाइम पर बात कर लेते हैं कि जो उनकी जो क्या विशेषताएं थी, ये भी इस टॉपिक में मैं आगे बताने वाली हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं होती थी ना पास्ट की, उस उन घटनाओं को ये अपने प्ले राइट्स में एक्टिंग के ज़रिए जो है वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। ये ग्रीक थिएटर का अपना एक स्टाइल होता था। इसकी कुछ अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हों कि इनकी क्या विशेषताएं थी, क्यों बनाई जाती थी, और इसमें क्या ऐसी क्या खास बात होती थी, तो उसके लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर कि, तो अगर इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, तो उस पर अगर मान लो, तो देखो वहाँ के जो थिएटर होते हैं ना, वो एक स्पेशली एक तरह से आउटडोर टाइप के होते थे, जैसे रोम के होते हैं, ठीक है। रोम की जो थिएटर्स आप देखेंगे वहाँ पर, तो आपको आउटडोर टाइप के मिलेंगे। वो उनके स्टेज जो होती है ना, उसको स्टेज के अकॉर्डिंग, जैसे सेंटर में स्टेज होता था, बाहर जो है पब्लिक बैठती थी उसके चारों तरफ, वैसे बनाया जाता। तो उसमें एक तरह से जो एक्टिंग की जाती थी ना, वो एक इसका काइंड ऑफ लोगों को, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व, मतलब एक्टर्स को ना, ज़्यादा एक्टर्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, ठीक है। 3 या 4 लोग ही परफॉर्मेंस जो अच्छे से कर लेते थे उनको लिया जाता था। और ये मैटर नहीं करता था उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग में या फिर उनके प्ले में कि उनको ज़्यादा जो एक्टर्स उनको लिए जाएं, ठीक है। आपका जो रोल है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स, वो अच्छा होना चाहिए। और एक तरह से वो लोग ना इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। और जब अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, यानी कि जब वो नाटक करते हैं, तो वो एक तरह से ना मास्क लगाकर, ठीक है, वो लोग मास्क का यूज़ करते थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुखौटों का यूज़ करते थे। जैसे कि बहुत सारे नाटकों में देखते हैं ना, तो चेहरे पर अलग अलग टाइप के मास्क लगाए होते हैं, तो इस तरह से वो एक्टिंग करते हैं। और एक तरह से ये माना जाता है कि वहाँ की जो सबसे पहले की जो एक्टिंग की अगर हम बात करें, तो वो जो उनको हीरो बोल सकते, तो उन्हें माना जाता था। तो पहले ग्रीक के जो एक तरह के नाटककार माने जाते थे, यानी एक तरह से एक्टर से पहले ग्रीक के, यानी कि ये नाटक में कुछ ज़्यादा ही लोग इनको जानते थे। सबसे पहले तो इनको इनके नाम से ही जाना जाता है एक्टिंग के फील्ड में, जो ग्रीक थिएटर है या ग्रीक ड्रामा बोल लो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ये इम्पोर्टेंस थी, ग्रीक थिएटर की काफ़ी इम्पोर्टेंस मानी जाती है अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे ड्रामा लिख दिया है, बट इसको आप थिएटर ही मान के चलना कि एक तो ना ये एक कम्युनिटी जो है, एक तरह से सामुदायिक प्रदर्शन माने जाते थे पॉलिटिक्स पर, ठीक है। पॉलिटिक्स हो गया, और जो सामाजिक घटनाएं होती थी, जो सोशल इंसिडेंट्स होते थे, या जो घटनाएं मानी जाती थी, धार्मिक पूजाओं के लिए एक स्थान होता था, ठीक है। यहाँ पर तो इनकी विशेषताएं क्या होती थी, तो ओपन में होते थे ये लोग, जो इनका थिएटर होता था वो ओपन होता था। और जो थिएटर होते थे वो टाउन्स जो होते थे या फिर सिटी होते थे, उनके सेंटर में होते थे। थिएटरों का डिज़ाइन जो है काफ़ी सिंपल होता था, और इसमें जो इनका जो मेन फोकस होता था वो होता था साउंड। साउंड इनका जो है काफ़ी लाउड होता था। और एक इसको आप थिएटर को आप बोल सकते हैं कि ये ना एक सामाजिक गतिविधि के रूप में इसको यूज़ करते थे, प्ले करते थे, मतलब जिसमें सामाजिक घटनाओं को उठाया जाता था, ऐतिहासिक घटनाओं को उठाया जाता था, ठीक है। और दूसरा ये था कि जो थिएटर होते थे वो शराब और जो रंगमंच के देवता जो डायनोसियस के सम्मान में जो है प्रमुख शहरों में सिटी डोमिनिसिया नामक एक फेस्टिवल भी मनाया जाता था। तो ये कुछ इसकी ग्रीक थिएटर के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। लास्ट है हमारा कॉमेडी। कॉमेडी के बारे में अगर अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँ तो कॉमेडी क्या होती है, तो कॉमेडी क्या होती है इन अ ड्रामा। अगर हम जब ड्रामा की बात करें तो कॉमेडी का मतलब क्या होता है। कॉमेडी, द वर्ड कॉमेडी सीम्स टू बी कनेक्टेड बाय ड्राइवन विद ए ग्रीक वर्ब मीनिंग टू रिवील, ठीक है। तो कॉमेडी का मतलब हो गया ग्रीक थिएटर के अगर वर्ब के हिसाब से जाने तो टू रिवील, मतलब कुछ रिवील करना है, जगाना। एनी कॉमेडी अराउज आउट द रिवील्स एसोसिएटेड विद द राइट्स ऑफ डायनोसिस, अ गॉड ऑफ वेजिटेशन।
ठीक है। तो इसका हम बेसिकली अगर इसका मीनिंग जानना चाहें तो इट्स अ कॉमेडी इज अ जेनर ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हैविंग अ लाइट ऑफ ह्यूमरस टोन और दैट डिपिक्ट्स अम्यूजिंग इंसिडेंट्स एंड इन विच द कैरेक्टर्स अल्टीमेटली ट्रिम्प ओवर एडवर्सिटी। मतलब इसका ये हो गया कि जो कॉमेडी होती है उसको कि जो कॉमेडी को ना एक नाटकीय प्रदर्शन या ड्रामेटिक जो रिवील होता है उसकी एक तरह से शैली है, एक टाइप है। ठीक है, ड्रामा का एक टाइप होता है जिसमें हल्का सा जो है एक कुछ जिसको बोलते हैं हास्य बोलो आप। ठीक है, हास्यास्पद जो चीज़ें होती हैं, फ़नी चीज़ें जो होती हैं, तो थोड़ा सा जो लहजा होता है ना वो हंसी मजाक वाला होता है जो एंटरटेनमेंट की जो घटनाओं को दर्शाता है। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो डिफरेंट जो परिस्थितियाँ होती हैं उन पर विजय प्राप्त करना, मतलब कहने का है कि इसमें जो पात्र होते हैं इस शैली में, इस जो ड्रामा का जो ये पार्ट हो गया कॉमेडी, तो इस शैली में जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना वो जिन घटनाओं को दर्शाते हैं, तो उसमें लास्ट में क्या होता है कि जो जितनी भी जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं अगेंस्ट या फेवर वाली, उन पर क्या होता है कि एक तरह से दे विन दैट। ठीक है, तो ये एक हास्यास्पद या हास्य नाटक बोल सकते हो। इसमें फ़नी होती हैं चीज़ें, कैरेक्टर्स जो है फ़नी फ़नी एक्टिंग करते हैं। ठीक है, या थोड़ा सा आप ये भी बोल सकते हो कि कॉमेडी जो है एक ऐसी टाइप ऑफ ड्रामा है जिसमें जो कॉमेडी पैदा करने के लिए लोगों को थोड़ा सा मनोरंजक होने के उद्देश्य से या उनको जो विशेष रूप से जैसे थिएटर हो गया, फिल्में हो गई, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई है ना, टेलीविज़न हो गया, रेडियो या बुक्स, किसी भी माध्यम से उनको या किसी भी अन्य जो मनोरंजन के माध्यम से प्रवचन या फिर कार्य शामिल होते हैं। तो ये उद्देश्य होते हैं उन चीज़ों के। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरा हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें है, देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है ऑल माई सन्स, जिससे मोस्टली क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑल माई सन वो है नॉवल है जिसमें कि आपको इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट नोट भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें से कोई दो आपने करने हैं इस पूरे पोर्शन में से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंजा जो है, ये जो लिया गया है लाइंस, ये ऑल माई सन से लिया गया है, जिसके जो राइटर हैं वो है जो केलर। ठीक है, ये इसके राइटर हैं। तो ये जो पहले मैं थोड़ी सी ना स्टोरी बता देती हूँ इसकी, ऑल माई सन के बारे में, ताकि जो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, तो सुन लेना उसको ध्यान से। तो आगे जितने भी इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो तुम लोग ना आराम से लिख पाओगे, समझ, जब स्टोरी बताओगे तो वैसे ही समझ जाओगे। ठीक है, तो इस स्टोरी में होता क्या है कि जो एक प्ले है एक्चुअली, इसमें एक बिजनेसमैन होता है जो कि जिसका नाम है जो केलर। ठीक है, ये जो होते हैं ना, इनके दो बेटे होते हैं, इनकी वाइफ होती है। तो अब स्टोरी क्या होती है ना, ये जो होते हैं ये इनकी अपनी मेहनत से ना एक बिज़नेस को क्रिएट कर लेते हैं। बट होता क्या है कि जो कहानी है यानी कि जो प्ले दिया गया है ना, उसमें इसमें इनके एक जो बेटे होते हैं, ये जो स्टोरी है आपकी, ये वर्ल्ड वॉर जब चल रहा होता था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा होता था, ये उस टाइम की स्टोरी है। तो उस दौरान क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। इसके जो दो बेटे होते हैं, एक पायलट होता है, और जो युद्ध होता है उसके दौरान उसकी वो डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को ना सब कोई जो है इस चीज़ को मान लेते हैं कि भाई हाँ, वो उसकी जो इसके बड़े बेटे की डेथ हो चुकी है। लेकिन जो इसकी मदर होती है ना, वो इस चीज़ को नहीं मानती। उसको उम्मीद रहती है कि नहीं, उसका बेटा एक दिन आएगा, वो मरा नहीं है, वो ज़िंदा है। ठीक है, तो उसका जो बेटा है वो आएगा, बट सबको ये पता है कि उसका बेटा जो है वो मर गया है, और इस तरह से उनकी लाइफ जो है वो करती रहती है। अब जो थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पर बात करूँ कि देखो ये जो स्टोरी है ना, एक तरह से गिल्ट को दिखाती है। ठीक है, कैसे दिखाती है कि जैसे यानी कि वो जो एक बिजनेसमैन होता है ना, जो गेलर, प्रॉब्लम क्या होती है कि एक टाइम कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था, तो युद्ध के टाइम चल रहा होता है ये सारा। उस टाइम पर एक प्लेन में क्या होता है ना कि दुर्घटना हो जाती है प्लेन में। और दुर्घटना में होता क्या है कि जिसमें एक जो पायलट होते हैं ना, और एक पायलट होता है और 21 जो है 21 वो पैसेंजर्स होते हैं। तो उस प्लेन की दुर्घटना में वो सारे मर जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि उसमें कुछ ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो पार्ट, उस प्लेन में ना कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो डाल दिए जाते हैं, मतलब जो कि प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको उन पार्ट्स को इसमें यूज़ कर दिया जाता है उस प्लेन में, जिसके चलते प्लेन जो है वो क्रैश कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक अच्छा। इसमें होता क्या है कि उसके बाद जो पायलट होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी जो है इसके जो मेन कैरेक्टर है जो केलर, वो नहीं लेते।
तो इसका इल्ज़ाम वो किसी और पर डाल देते हैं, ही ब्लेम समबडी एल्स। तो इस तरह से जो पर्सन होता है ना वो जेल चला जाता है, जिस पर ये जो जिम्मेदारी डालते हैं ना किसी और आदमी पर, वो जेल चला जाता है। तो और ये लोग अपनी लाइफ को अच्छे से फिर इनकी लाइफ चलती रहती है। बट लास्ट में क्या पॉइंट आता है कि ये जो जॉय केलर की जो बेटी है ना, जो केलर, इसका जो बेटा है, ठीक है, ये सॉरी इसकी जो दो बेटे हैं, तो उसमें से उसकी एक की गर्लफ्रेंड जो होती है ना, वो लास्ट में जो है वो एक लेटर लेके आती है। और इसमें उसमें वो होता क्या है कि वो बताती है कि मुझे एक लेटर मिला है, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो दो बच्चे होते हैं, तो जो पहला वाला तो डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है, तो छोटे वाले से वो उसको प्यार कर रही होती है। तो वो बोलती है कि मैं उससे शादी करना चाहती, बट उसकी जो फैमिली है ना इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। बाद में मान जाते हैं वहाँ पर। तो लास्ट में फिर एक पॉइंट आता है कि जब वो उसकी जो 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 मदर होती है, उसको जो एक विश्वास होता है कि उसका बड़ा बेटा जो है वो ज़िंदा है, वापस आएगा, तो उसी विश्वास को तोड़ने के लिए, या फिर ये समझ लो कि उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, वो जो एनी है, उसका नाम एनी है, ठीक है, लड़की का, तो वो लेटर लेके आती है और वो सबको ये दिखाती है कि जो लेटर आप लोग पढ़ो और देखो कि इसमें जो आपका बेटा है वो वापस नहीं आएगा। तो इस तरीके से स्टोरी जो है होती है। तो लोग सच में पढ़ते हैं, उसमें जो लेटर रहता है, और लास्ट में ये सीन आपको बता रही हूँ, यानी कि जो लास्ट एक्ट का जो ये सीन लेटर में लिखा रहता है ना, तो उनके बड़े बेटे जो है ना, वो एक जो बेटा है वो क्या है कि उनको पता चल गया था कि ये प्लेन में जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो उसके पिता की वजह से हुआ था। जो छोटा वाला बेटा था ना, इसको पता चल जाता है कि उसके फादर की वजह से वो प्लेन जो है क्रैश हुआ था, क्योंकि कुछ पैसों के लिए उसने प्लेन में ऐसे डिफ़ॉल्ट जो पार्ट्स लगा दिए थे जिसके चलते वो क्रैश हो गया था उसमें, ठीक है। तो एक अब उसमें जितने भी जवान थे या जो लोग थे वो सारे मर जाते हैं। तो इसे इस गिल्ट में उसका बेटा तो मरा नहीं, बट इसने खुद को, जो जैक केलर है, गिल्ट के मारे उसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, सुसाइड कर लिया, क्योंकि इसको पता चल जाता है नहीं, अब गिल्ट हो जाता है इसको इन चीज़ों के बारे में कि मैंने गलती की। तो इस बात को जो मेन कैरेक्टर है, तो वो खुद को ना अपने बड़े बेटे की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है, और जितने भी पायलट थे उन सब की भी वो जिम्मेदारी ले लेता है। यानी कि उसकी गलती के चलते जो पायलट है या फिर जो सिचुएशन होती है, उन सब की उसी की वजह से क्रिएट होती है वो सारी चीज़ें। तो इस गिल्ट में वो खुद को एक तरह से मार लेता है, गोली मार लेता है, यानी कि खुद को सुसाइड कर लेता है। तो ये जो कहानी गिल्ट को तो दिखाती है कि किस तरह से लोग कुछ पैसों के लिए मतलब अपने देश को बेच देते हैं। इस तरह की सिचुएशन हमारे समाज में हमें देखने को मिलती रहती है, आप लोग जानते भी होंगे। तो इसमें आप एक और चीज़ नोट कर सकते हो कि जो गिल्ट है, जब इंसान को रियल में हो जाता है ना, तो वो सुसाइड कर लेता है। किस हद तक वो गिर जाते हैं, इस चीज़ को भी ज्वाइन की लड़की के थ्रू यहाँ पर इस प्ले में दिखाया जाता है कि जब वो लड़की आती है वो सारी चीज़ें समझाती है। तो देखो यही स्टोरी है, और इसी स्टोरी के इस बेस पर ये लाइनें लिखी हुई है कि श्योर ही वॉज माई सन बट आई थिंक टू हिम दे ऑल वर माई सन, कि हाँ वो मेरा बेटा था, ये बड़े वाला बेटा जिसकी डेथ हो जाती है, बट जब उसको गिल्ट हो जाता है ना, तो वो कहते हैं कि ऑल माई सन, जितने भी उसमें पैसेंजर थे वो सब मेरे बेटे थे। लास्ट में उसका यही मतलब होता है कहने का, ठीक है। तो आप आई होप अब इन लाइन्स को तुम लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द लॉन्गर टू पीपल लिव टुगेदर ब्रीथ द सेम एयर द मोर estranged they become from one another। सो ये जो स्टेंजा है ये लिया गया है मोहन राकेश के प्ले, क्या नाम है उसका, हाफ वे हाउस, उससे ये दिया गया है, ठीक है। तो अगर ये हाफ वे हाउस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। इसमें से हमेशा आता है, या तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे या फिर इसके किसी भी कैरेक्टर के बारे में पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना आप, इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इनका मीनिंग बताना है अपने राइटर का नाम बता देना, जो प्ले का नाम है वो बता देना। ऐसे ही इन द कोर्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म देयर वाज नेवर एंड विल नेवर बी जस्टिस फॉर द पीपल। तो ये जो लाइंस है ना, ये जो स्टेंजा लिया गया है, ये इस प्ले का नाम है द ट्रायल ऑफ दिदन किमाथी, ठीक है। इसके जो राइटर्स हैं वो हैं नुगी वा थियोंगो और मिसेरी गीथेमोगो द्वारा ये रचित नाटक है। इसमें ये जो साम्राज्यवाद जो था ना, उसमें जो न्याय था लोगों के लिए, वहाँ पर कभी कभी न्याय हुआ ही नहीं। वहाँ के साम्राज्यवाद जो इम्पेरियलिज्म का जो टाइम था, उसमें मतलब कहने का ये है कि द कोर्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म वो नेवर विल बी जस्टिस।
ये इस बात पर बेस्ड है ये जो नावल है, ठीक है। तो द ट्रायल ऑफ दीदान किमाथी इज़ अ 1960, आप इसका टाइम भी लिख देना, 1976 आई मीन, प्ले दैट एक्सप्लोर्स द कॉलोनियल इंटरेक्शन बिटवीन यूरोपियंस और अफ्रीकन्स, कि यूरोपियन और अफ्रीकन्स के बीच में एक जो कॉलोनियल इंटरफेक्शन था ना, इंटरेक्शन आई मीन, उसके बारे में बताया गया है। और जो ये प्ले है दिस सेंटर्स ऑन द ट्रायल ऑफ दीदान किमाथी, अ केनियन लीडर, एक केनियन लीडर था उस टाइम, हु रेसिस्टेड कॉलोनियलिज्म, मतलब जो साम्राज्यवाद को के अगेंस्ट बोलता था, एंड द प्रेशर पुट ऑन हिम टू डिस्क्लोज हिज एलीज टू कॉलोनियलाइज अथॉरिटीज़। बट वहाँ उस टाइम की जो साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ थी, औपनिवेशिक शक्तियाँ, या अधिकारियों के जो समक्ष अपने सहयोगियों का खुलासा करता था या रिवील करता था, तो उस पर ये दबाव डाला जाता था, ठीक है, कि वो ये सारी चीज़ें जो हैं औपनिवेशिक अधिकारियों की जो बारे में जो चीज़ें जो ओपन करा था उस पर वो ये सारी चीज़ें ना करे, तो वो जो प्रेशर उस पर डाला जाता था ना, उस पर ये जो प्ले है ये सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रित है। तो नाटक के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें उपनिवेशवाद, शोषण हो गया, और उपनिवेशवादियों का पाखंड, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। मतलब ये है कि अगर इसके थीम की बात करोगे तो द प्लेस थीम्स इंक्लूड कोलोनाइलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन एंड द हिपोक्रेसी ऑफ द कोलोनाइजर्स, ये इसमें आप लिख देना, ठीक है। बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द अबाउट 800 वर्ड्स। कोई 3 करने हैं सी पार्ट में से और 800 वर्ड्स में लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो आप इसको आराम से कर लोगे, इवेलुएट द थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल माय सन्स। इसकी थीम क्या थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अभी जैसे मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी, तो उसमें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो एक पूरे समाज के लिए अगर कुछ काम कर रहे हो जिम्मेदारी के साथ, है ना, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसे वो प्लेन बनाना था, उसमें जो पार्ट जो लगाया था वो कुछ पैसों के कुछ जो फॉर सम मनी, है ना, थोड़े से पैसों के लिए उसने जो गलत पार्ट लगा दिया था, उसकी वजह से क्या हो गया था, कितनी सारी जानें चली गई थी, पूरा प्लेन क्रैश हो गया था। तो हमारी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, सामाजिक जिम्मेदारी हमारी क्या हो जाती है, अगर हमें कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो हम किस तरह से उस चीज़ को हमें प्ले करना चाहिए, है ना, रियल लाइफ में। तो इसमें यही पूछा है कि जो ऑल माय सन है ना, इसकी थीम क्या थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ये तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, आप इसको कर भी लेंगे, ठीक है। कमेंट ऑन द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायल और दीदान किमाथी। देखो इस पर ना पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, शॉर्ट नोट में आ गया वो स्टैंजा जो आया था, और दूसरा इस पर ये भी आ गया। तो देखो जो मेन क्वेश्चन बताने वाली हूँ ना, वो तो तुम करके ही जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। एक तो ऑल माय सन करके जाना, और एक ये मोहन राकेश का जो प्ले है, सॉरी ये जो दीदान किमाथी है, ये करके जाना। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा हाँ, जो मैं ये जो बात कर रही थी मोहन राकेश का हाफी हाउस, देखो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो गया, इस पर स्टार लगा लेना, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये तो मतलब रखे ही रहते हैं, तुम ये मान के चलो कि तुम एग्ज़ाम में जाओगे और ये तुम्हें मिल नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ, 4th क्वेश्चन के बारे में। तो इसका जब आप स्टार्टिंग लिखेंगे ना, तो थोड़ा सा इसकी पहले इसके बारे में बता देना, ट्रायल ऑफ दीदान किमाथी कौन राइटर था, क्या प्ले था, ठीक है, इसके बारे में किसने लिखा था, ये कौन सा टाइम था, उसके बारे में बता देना। फिर जब आप इसके ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि द ट्रायल ऑफ दीदान किमाथी हैज़ ए ड्रामेटिक स्ट्रक्चर दैट डिफर्स फ्रॉम द टिपिकल प्ले स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट एंड सीन्स, ठीक है। ये हो जाएगा सीन और एक्टिंग का। ओपनिंग कैसे लिखेंगे, पहले लिखना ओपनिंग, इसकी ओपनिंग कैसे होती है प्ले की। तो ओपनिंग सेट ऑफ द टोन एंड प्रोवाइड्स द सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्ले, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल इसी बैकग्राउंड पे तो होता है ना, इसमें सारा जो वो जो कोर्ट का एक सारा प्रोसीजर जो चलता है। तो इसमें आपने बताना है कि जो इसका जो ओपनिंग होती है, स्टार्टिंग में जो टोन वगैरह होती है ना, वो नाटक के लिए वो सामाजिक राजनीतिक जो बैकग्राउंड दिखाती है। इसमें एकदम से ना अंधेरे का एक क्षण शामिल है, जो संचार में विच्छेद, और मतलब संचार में विच्छेद बोलूँ या फिर बोलो कि डार्कनेस सिम्बोलाइज ए रप्चर इन कम्युनिकेशन, ठीक है, और द इवेंट दैट लीड टू किमाथीज डेथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका मूवमेंट्स, क्या क्या इसमें मूवमेंट, हलचल क्या क्या हो रही थी, क्या क्या आंदोलन हुए थे। तो नाटक 3 भागों में बटा हुआ है, जिसे लेखक एक ही भाग मान लेता है, ठीक है। फिर सीन आ जाएगा, थर्ड पॉइंट सीन में क्या लिखेंगे कि जो नाटक में कितने सीन है, 14 है टोटल, ओके। तो नाटक जो है इसमें एक
जो डार्क लोग होते हैं ना, डार्क व्यक्ति के जो इतिहास, जो माऊ माऊ जो आंदोलन हुआ था और विद्रोहियों के खिलाफ औपनिवेशिक सरकार की कार्यवाही को शामिल किया गया है। ये इसका नाटक का जो मेन थीम था। तो द ट्रायल ऑफ दैदान किमेथी एक ऐतिहासिक व्यक्ति, ठीक है, दैदान किमेथी जो ये है यहाँ पर, इनकी जो एक स्ट्रगलिंग एक इनका भूमिका रही है इसके बारे में, जिन्होंने 1950 में क्या किया था, केन्या में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी ना उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये नाटक, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। आज भी इसकी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इन नाटक जो आज के जो क्रांतियों के लिए काफ़ी मतलब प्रासंगिक माना जाता है, या आप बोल सकते हो कि रेलिवेंट है, ठीक है। फिर फिफ्थ, इस तरह से आप ये फोर्थ क्वेश्चन आप कर देना, इसको ड्रामेटिक स्ट्रक्चर बताना आपने। फिर व्हाट आर द सेंट्रल इशू प्रोजेक्टेड बाय मोहन राकेश इन द प्ले हाफ वे हाउस। सेंट्रल इशू क्या था हाफ वे हाउस का, वो आपने बताना है। तो अगर ये प्ले अच्छे से पढ़ा है आपने तो आप इसको अच्छे से बता दोगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। मोहन राकेश प्ले हाफ वे हाउस इज़, और आधे अधूरे, इस पर शायद मूवी भी बनी हुई है, आधे अधूरे जो है। दिस प्ले एक्सप्लोर्स अ नंबर ऑफ सेंट्रल इश्यूज़। कौन कौन से इशू है वो आप नंबर 1 पे लिखेंगे, मिडिल क्लास कंसर्न्स। मिडिल क्लास कंसर्न्स कि जो मध्यम वर्ग है उसकी क्या दिक्कतें होती है या उनकी क्या चिंताएं होती हैं। तो ये जो नाटक है ना, इसने जो मिडिल क्लास के ज़रिए जो मिडिल क्लास जो सामना करता है ना, जिन जिन फाइनेंशियल क्राइसिस का और अन्य जितनी भी परेशानियां होती हैं उस पर ये सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। मिडिल क्लास की परेशानियों पर मेनली ये बेस्ड है। तो इसमें परिवार के जो पारिवारिक बंधनों से मुक्त होने का संघर्ष उसको भी दिखाया गया है, और साथ ही उन्हें घर की ओर वापस खींचते हैं। मतलब जो मिडिल क्लास में जो पारिवारिक संघर्ष भी चलते हैं ना आपस में, पारिवारिक बंधनों से मतलब मुक्त होना, फैमिली से दूर होना, उसके साथ साथ उन्हें घर की ओर वापस भी लाना, मतलब फैमिली से जोड़ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। सेकंड अगर पॉइंट आप लिखेंगे जैसे सोशल हायरार्की, ठीक है। हायरार्की में क्या बोलेंगे, द प्ले शोज दैट हाउ हिडन फोर्सेस पुश द मिडिल क्लास डाउन द सोशल लैडर। मतलब कि नाटक में ये बताया गया है यहाँ पर साफ साफ कि किस प्रकार से कुछ ऐसी ताकतें जो मध्यम वर्ग को, जो मिडिल क्लास को सामाजिक स्तर से नीचे धकेल देती है, क्यों धकेलती है, और किस प्रकार वो ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जो मध्यम वर्ग के विरुद्ध काम करती हैं, अगेंस्ट, ठीक है। एक तो वो परिस्थितियाँ जो इस क्लास को, मिडिल क्लास को नीचे की ओर ले जाती है, और दूसरा वो परिस्थितियाँ जो मिडिल क्लास के अगेंस्ट काम करती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन ऑफ वैल्यूज़। ट्रांजिशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यू क्या होती है, द प्ले डिपिक्ट द चेंजिंग डायनामिक बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, आदमी और औरत के बीच। और जो ट्रांजिशन ऑफ वैल्यूज़ इन सोसाइटी, मतलब जो एक आदमी, पुरुष और महिलाओं के बीच ना बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियाँ और सामाजिक मूल्यों को, ठीक है, दर्शाती है ये। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस को आप लिख सकते हैं। ये तो हमारे देश का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, सॉरी, वायलेंस, ओके। सामाजिक, ये तो इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, एक कि इसमें आप प्ले में आप ये दिखा सकते हैं कि जिसमें महेंद्र नाथ होता है, वो अपनी वाइफ, उसकी वाइफ को, एक तो महेंद्र नाथ होता है, ठीक है, महेंद्र नाथ, और उसकी वाइफ होती है सावित्री, ठीक है। तो उसके साथ उसको किस तरह से वो ट्रीट करता है, किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस करता है उसके साथ, वो सारी आपने इसमें बतानी है। फिर आपने बताना अमीर और गरीब के बीच की खाई हो गई, जैसे मध्यम वर्ग की इसमें भूमिका हो गई, ठीक है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, द प्ले शोज हाउ द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज़ वाइडरिंग, किस तरह से वो जो गैप होता है वो बड़ा हो जाता है, एंड हाउ द मिडिल क्लास इज़ अफेक्टेड बाय दिस, और किस तरह से वो जो मिडिल क्लास होता है वो इस गैप से इफेक्ट होता है, ठीक है। और द रोल ऑफ मिडिल क्लास, ये जो प्ले है हाफ वे हाउस, ये एक्सप्लोर करता है कि द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन द फेस ऑफ द वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, ये तो हो गया, ठीक है। हाफ वे हाउस इज़ कंसिडर्ड अ क्लासिकल डॉक्यूमेंट दैट एड्रेसेस सोशल इश्यूज़। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे भी पढ़ने लायक है, और अगर आप सोशल इश्यूज़ के बारे में बताएंगे तो ये सारे आप जो जितने भी मिडिल क्लास से रिलेटेड होते हैं ना चीज़ें, सोशल हायरार्की हो गया, और मिडिल क्लास की अपनी एक चिंताएं होंगी, सामाजिक
दबाव हो गया, मूल्यों का संक्रमण हो गया, मतलब ट्रांजिशन ऑफ वैल्यूज़, किस तरह से वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, घरेलू हिंसा, ठीक है, अमीर और गरीब के बीच की जो लड़ाई है, जो खाई है, वो कितनी बढ़ गई है। मतलब एक आर्थिक जो एक गैप होता है ना सोशल, अमीर गरीब, कोई अमीर ही होता जा रहा है, गरीब गरीब ही होता जा रहा है, वो चीज़ इसमें दर्शाई गई है। फिर मध्यम वर्ग की भूमिका, कि मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रहती है इसमें, वो इसमें सारा बताया गया है। तो ये आपको पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है आपका ये 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जो गिलर। देखो जो गिलर जो ऑल माई सन, जो मैंने जो अभी जो पूरी स्टोरी बताई थी आपने आपको, तो ये वही है। उसमें आपको ये जो कैरेक्टर है जो किलर, जो मेन जो बिजनेसमैन होता था, उसी की आपने पूरा कैरेक्टर स्केच बताना है आपने कि वो किस तरह का आदमी था, क्या सोचता था। पहले तो आपने ये बताना कि वो जब बिग बिजनेसमैन, उसकी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, फिर वो क्या काम करता था। फिर उसने जो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए जिसमें उसकी बड़े बेटे की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो गिल्ट होता है। गिल्ट क्यों होता है? क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे मर जाते हैं, पैसेंजर जो होते हैं सारे मर। फिर जो लड़की जो एक लेटर लेके आती है, वो उससे किस तरह से पता चलता है कि जो पार्ट्स होते हैं वो गलत लग जाते हैं। तो उसके बाद उसको जो गिल्ट होता है ना, कि उसकी वजह से जो कुछ पैसों के लिए उसने इतना बड़ा जो रिस्क लिया, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको दी गई थी वो उसने अच्छे से नहीं निभाई, तो उसकी वजह से इतने सारे पैसेंजर मारे गए, उसका खुद का बेटा भी मारा गया। तो ये गिल्ट उसको इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं ना, उनको वो सबको अपना बेटा मानने लगता है कि नहीं, मेरा सिर्फ एक बेटा नहीं मरा, बट जितने भी उसमें बच्चे थे वो सब मेरे बेटे थे। और उसी गिल्ट में वो सुसाइड कर लेता है, उसी के चक्कर में। तो ये पूरा आपने कैरेक्टर स्केच बताना है। संस्कृत थिएटर के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने अभी इसमें जितने भी जो पॉइंट करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लोगे ना तो भी आपका पेपर जो है अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।